चलो पहले म्यूचुअल इंडक्शन रिवाइज कर लो या मैं रिवाइज कराऊं? अच्छा चलो ये सब बाद में पूछना। इंडक्शन देखो हमने बताया था कि जैसे मान लो कि हम दो कॉइल बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और एक कॉइल हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। मान लो कि इसमें एसी सोर्स का हमने कनेक्ट कर दिया। किसी टाइम मान लो कि करंट ऐसे हैं, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा? क्या? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। ऐसे है, मान लो कि इसमें किसी टाइम पे ये पॉजिटिव है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बताओ ऐसे करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, राइट साइड होगा। अच्छा तो राइट साइड होगा तो ये तो जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है। कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ये क्या होगा, हाफ साइकिल के बाद में फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा और फ्लक्स इसमें भी चेंज होगा कि नहीं। तो ईएमएफ इंड्यूस इसमें भी होगा, ईएमएफ इंड्यूस इसमें भी होगा। तो इसमें जो इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ, क्योंकि इसी में हम चेंज कर रहे हैं और इसी में इंड्यूस हो रहा है। और इसमें जो होगा उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल। तो ये चीज मैं यूज करूंगा आज, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक लिखो ट्रांसफार्मर। चाहे एक उससे पहले ये क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा, रुक जाओ। ट्रांसफार्मर लिखने से पहले बुकलेट निकालो और बुकलेट में क्वेश्चन देखो 6.7 और पेज नंबर है 24, पेज नंबर है 24। इसमें गिवन है a resistor of 200 ohm and capacitor of 15 microfarad are connected in series with 220 volt and 50 hertz AC source। 220 वोल्ट क्या लिखा हुआ है, RMS गिवन है, और 50 हर्ट्ज क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, यानी कि कुछ ऐसे हैं। ये है पेज बुकलेट का पेज नंबर 24। ये तुम्हारा 200 ओम और है 15 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा हुआ है। इसका गिवन है भी RMS गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। तो हमको फर्स्ट में करंट इन द सर्किट निकालना है। कौन सा करंट निकालना है, कुछ नहीं कहा गया तो कुछ नहीं कहा गया तो इसका मतलब RMS, ठीक है। हमने बताया था कि डीसी में कुछ नहीं सोचना, डीसी में तो एक ही करंट होता है, इसमें दो करंट होता है, पीक करंट और आरएमएस। तो कहा जाए करंट निकालो, कहा जाए वोल्टेज निकालो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आरएमएस कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, आई आर एम एस भी आर एम एस अपॉन में जेड। एक जेड नहीं लिखाया था हमने, ये दो दो का कंबाइंड में हमने क्या लिखाया था, दो तीन हो तो जेड लिखाया था, इम्पीडेंस लिखाया था। और इसमें कितना हो जाएगा, भी आर एम एस और जेड कितना हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो इसमें तो एक्सएल होगा नहीं, इंडक्टर तो है नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, एक्सी का होल स्क्वायर। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आर एम एस अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर, और एक्सी क्या होता है, तो 1 अपॉन में ओमेगा सी, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई न्यू सी का होल स्क्वायर कर देंगे, और वैल्यू पुट करते हैं तो यह है 220 अपॉन में अंडर रूट ए कितना है 200, और प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू 50, और सी कितना है 15 और ऊपर चल कितना लिख सकते हैं 10⁻6 का स्क्वायर। और चलो इसको सोल्व करना तो इतना आसान काम है नहीं, एकदम गलत हो जाता है, वो तो इंडिविजुअल सर्किट के लिए है। हमने बताया था सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। चलो ये एनसीईआरटी खोलो तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो सोल्व कर लो, पेपर में जब आएगा तो इजी आएगा, ऐसे थोड़ी वो एग्जामिनर देखता है ना कि इसमें कितना कैलकुलेशन आ सकता है। देखो तो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। जीरो पॉइंट 755 एम्पियर, इतना आ गया आफ्टर सोल्विंग, इतना आ गया। जाके घर पे सोल्व करना, ठीक है। सेकंड में फाइंड करना है वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। बी में इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, यानी कि इसमें हमको निकालना है वी आर आर एम एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वी सी आर एम एस, बता दो यस और नो। तो इसमें वी आर एम एस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वी आर आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर, और ये गिवन है 0.755 इंटू 200, और आफ्टर सोल्विंग कितना आ रहा है जल्दी बताओ। करो सोल्व करो इसको, कितना 151 वोल्ट आ रहा है। सिमिलरली वी सी आर एम एस निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, आई आर एम एस इंटू सी या एक सी, एक सी, तो ये आई आर एम एस है 0.755 इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू इंटू सी, तो इसको लिखेंगे 0.755 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 15, और ऊपर में 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6, तो वी आर एम एस सी बताओ, तो ये इसको बताओ 160.3 वोल्ट, ठीक है। और इसमें इतना आ रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं, एकदम इजी है। अच्छा पूछा जा रहा है 15 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर, 15 माइक्रोफैराड है, तो 10 टू पावर -6, तो ऊपर हमने लिख दिया 10 टू पावर 6। अब देखो यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज कितना है 220, यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज कितना हो गया 151,
और यहाँ पे कितना हो गया 160, दोनों का सम करो तो कितना हो रहा है 220 नहीं आ रहा है। देखो इसके क्रॉस वोल्टेज है 150, इसके क्रॉस वोल्टेज है, इसके क्रॉस वोल्टेज है ये कितना आ रहा है 160.3 वोल्ट, और ये है तुम्हारा 151 वोल्ट, नहीं आ रहा है। तो दिस प्लस दिस कितना हो रहा है, देखो ऐड करो तो 311 हो जाएगा। यहाँ पे तो वोल्टेज 220 है? तो पूछा जा रहा है, सुनो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इज द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम मतलब कि प्लस माइनस, अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन सोर्स वोल्टेज है, तो एकदम डेफिनेटली है। इफ यस रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, ऐसे कैसे हो सकता है दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इसको इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज, इसके इक्वल टू आना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था ये दोनों सेम फेज में नहीं है कि इसको ऐड करके इसको इक्वल टू कर दोगे। हाँ तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लिए, तो चलो पहले इतना नोट कर लो। हमने ये बताया था कि एसी डीसी नहीं है, डीसी सर्किट नहीं है कि इस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, क्योंकि डीसी में सभी क्या होता है फेज में होता है। इसमें ए क्या है, ए वोल्टेज इससे π/2 आगे है, फेज में आगे है ना, तो उसको हम वैसे करेंगे। चलो इतना ये तो नोट कर लिए हो ये पार्ट। तो ये चीज़ तो याद होगा, हमने लिखा था V इक्वल टू VR प्लस VC प्लस VL, तो एल तो है नहीं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसको वेक्टोरियली हम करेंगे तो ये VR तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है, और VC कैसे होगा, इससे π/2, फेज में π/2 होता है, तो ये तुम्हारा ऐसे होता है VC, और रिजल्टेंट ये होता है V, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, ये पिक के लिए भी अप्लीकेबल है और RMS के लिए भी अप्लीकेबल है। तो V पिक के लिए लिखेंगे तो VM का स्क्वायर इक्वल टू V, याद होगा RM लिखाया था, RM का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर इक्वल टू VRMS का स्क्वायर प्लस VCRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करके देखो तो कितना आ रहा है, करो। तो इसमें देखो तो यहाँ पे VRMS इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना है 151 का स्क्वायर करो और 160.3 का स्क्वायर करो, और आफ्टर सॉल्विंग 220 वोल्ट आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग 220 वोल्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर है तो करके देखो। अच्छा तो करके देखो, एग्जैक्ट करके देख लो। अच्छा देखो कर रहा है, कर रहा है, एग्जैक्ट अगर ज़्यादा आ जाएगा तो ये रूल ही फेल हो जाएगा। अच्छा कर रहा है अभी देख,
चलो बताओ जल्दी। टू वन एट पॉइंट गलत किए हो, गलत किए हो। नहीं, एग्जैक्ट इतना ही आएगा, तुम घर से करके रखना, ठीक है। चलो ठीक है, तुम अब लिखने लगे। एग्जैक्ट इतना ही आएगा। अब जल्दी नोट करो। अगर जैसे मान लो कि कुछ इस ए वोल्टेज गिवन है, ए वोल्टेज गिवन है, एल के क्रॉस वोल्टेज गिवन है, ए वोल्टेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वेक्टर, इसको हम वेक्टोरियली करेंगे। जैसे ऐसे वी आर एम एस का स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे? वी सी माइनस वी सी एम माइनस वी एल एम का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि उस केस में हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि वी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू वी आर आर एम एस का स्क्वायर प्लस वी सी आर एम एस माइनस वी एल आर एम एस का ऐसे स्क्वायर करके निकालेंगे। इस फॉर्मूला में कितना बार लिखाया हूँ। चलो ठीक है, हो गया सबका। अब लिखो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या चीज है, क्या यूज होता है इसका? बताओ ट्रांसफार्मर का क्या यूज है? हर सोसाइटी में ट्रांसफार्मर देखोगे एक बॉक्स टाइप का लगा होता है, देखे हो ना? तो क्या होता है मैं अभी बताता हूँ उसको। चलो लिखो। इट इज क्या? 220 आ गया ना? अच्छा चलो ठीक है, एग्जैक्ट 220 ही आएगा। हाँ चलो ठीक है, वो तो चलो लिखो ट्रांसफार्मर, लिखो लिखो ट्रांसफार्मर। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है पहले सुन लो। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या हाई एसी वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना। जैसे ये मेट्रो पे जाते हो तो लिखा रहता है 25 किलो वोल्ट, लिखा होता है ना, डेंजर 25 किलो वोल्ट। मेट्रो में जाओगे तो जो वायरिंग किया होता है ना, या ट्रेन में जाओगे जो वो वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है, हाँ उस पर लिखा रहता है डेंजर 25 किलो वोल्ट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। तो जैसे पावर स्टेशन है, वहाँ से वहाँ पे तो 25,000 वोल्ट अथी नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, उससे कम होता है। तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पे मेट्रो वालों ने अपना एक लिया हुआ है, जैसे शास्त्री पार्क के है वहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और वहाँ पे लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उस वोल्टेज को जो भी पावर प्रोड्यूस होता है पावर स्टेशन से आता है उसको स्टेप अप कर देते हैं, यानी कि वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 25 किलो वोल्ट कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, 220 वोल्ट अप्लाई, आर एम एस 220 वोल्ट सप्लाई होता है, तो इससे तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है पावर स्टेशन पे। तो हम क्या करते हैं अपने सोसाइटी में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और स्टेप डाउन वोल्टेज को लो करके 220 पर करके घरों में सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो भी कलर का हो, एक बॉक्स टाइप का देखोगे, बॉक्स टाइप का देखोगे वो लगा होता है, हाँ तो देखोगे बॉक्स टाइप का लगा होता है, ठीक है। तो वही ट्रांसफार्मर होता है। तो लिखो, क्या लिखे? इट इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज into high AC voltage and vice versa. लो AC voltage to high AC voltage और high AC voltage to low AC voltage.
ठीक है। उसके बाद में लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ये ट्रांसफार्मर भी याद रखना है कि ये क्या करता है, और प्रिंसिपल भी याद रखना है, ठीक है। लिखो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद में लिखो कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में ये फिगर बनाना है। ये होता है सेकेंडरी और आउटपुट। ये होता है प्राइमरी और इनपुट। इसको बोलते हैं कोर टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक मिनट है, स्पेस नहीं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी और आउटपुट। इसको भी बोलते हैं प्राइमरी और इनपुट। इसको बोलते हैं सेकेंडरी और आउटपुट। और ये है तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इस टाइप से होता है, ठीक है। दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक कोर टाइप और वो क्या होता है, सेल टाइप। जल्दी से बना लो। और ये दोनों ही, चलो पहले जल्दी बना लो फिर।
रफ में बना लो, उसमें दिया हुआ है, बुकलेट में दिया हुआ है, वो तुम लोग करना। फिगर तो ड्रॉ कर लेना है। कंस्ट्रक्शन कहीं पूछता नहीं है, मेन वर्किंग पूछता है, प्रिंसिपल पूछता है, तो कंस्ट्रक्शन एक बार मैं समझा देता हूँ, और बुकलेट में तो है ये है। स्टेप अप आता है, स्टेप डाउन आता है, तो सब मैं भी करूँगा। ठीक है, चलो लिखो कंस्ट्रक्शन। ये जो वायर होता है, ये देख रहे हो ना, ये कॉपर का होता है। ये भी, ये सब जो वायर इसमें होता है वो कॉपर का होता है। कॉपर का क्यों बना होता है? क्या क्या? हाँ हाँ, इसका कंडक्टेंस हाई, रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी में जानते हो ना, सबसे अधिक कितना होता है? सिल्वर का होता है, उससे स्लाइटली बड़ा होता है कॉपर का, उससे स्लाइटली बड़ा होता है एल्युमिनियम का। ये सब बताया था ना करंट में। तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसमें हीट प्रोड्यूस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस कम होगा तो इसमें पावर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 10 जूल पर सेकंड मैंने सप्लाई किया, और मान लो कि 4 जूल पर सेकंड इसी में हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो इधर आउटपुट कितना होगा? 6 ही होगा। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम कॉपर थिक वायर लगाते हैं। थिक वायर क्यों लगाते हैं? रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। कॉपर इसलिए इसका रो कम होता है, और थिक रखते हैं ताकि ये एरिया ज़्यादा हो जाए, तो रेजिस्टेंस इसका और कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, सभी लिख लिए? तो लिखो, कंस्ट्रक्शन में लिखो या सुन लो। इट इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ कॉइल, जैसे एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, मेड ऑफ कॉपर थिक वायर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये सभी क्या होता है? एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। ठीक है, दे आर वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। और सॉफ्ट आयरन ही क्यों होता है? सॉफ्ट आयरन ही क्यों होता है? क्या? अच्छा चलो, इसका इसका मैं आगे रीजन बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, इसका रीजन मैं बताऊंगा। सॉफ्ट आयरन कोर, नहीं नहीं, आगे मैं इसको बताऊंगा। देखो, सॉफ्ट आयरन अभी हमने फेरोमैग्नेट तो पढ़ाया था, फेरोमैग्नेट पढ़ाया था। चलो इस पहले इसको हम कर देते हैं, अभी जस्ट उसको बताते हैं कि हम सॉफ्ट आयरन क्यों करते हैं। देखो, फिर से मैं पढ़ता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ कॉइल मेड ऑफ कॉपर थिक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दे आर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, लेमिनेटेड आयरन कोर आइदर वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, यानी कि सेल टाइप एक दूसरे के टॉप पे, और ऑन द सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर टाइप है। वन ऑफ कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी और इनपुट कॉइल, व्हाइल अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा ठीक है,
मैं इसको अच्छा समझ गया। जैसे मान लो कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट मान लो कि ऐसे ऐसे होगा, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे होने लगेगा, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और बताता हूँ कि क्यों। सुनो 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 सुनो, रीजन में बताता हूँ कि जैसे मान लो कि एक फेरो मैग्नेट है ना, तो इसमें हमने क्या बताया था, याद होगा, डोमेन बनता है। जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो ये जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस डोमेन का सभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ गए, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो फिर से वापस में डोमेन के जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं सभी क्या होगा, सभी क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। बताओ यस और नो। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये अपने आप नहीं होगा, इसको सम एनर्जी हमको देना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे इससे यहाँ से या ये दोनों आपस में ऐसे अपने आप नहीं होते रहेगा, इसको एक्सटर्नली हम एनर्जी देंगे तब जाके ऐसे होगा। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, इसको हम कम एनर्जी देते हैं तब ऐसा हो जाता है, इसका हिस्टेरिसिस कम होता है। और हिस्टेरिसिस क्या है, ये तो मैग्नेटिज्म में टॉपिक था जो कट चुका है, समझ रहे हो ना। अगर स्टील लगाते हैं, जैसे मान लो कि इससे इसको करने में मान लो कि 2 जूल का एनर्जी देना पड़ रहा है, किसमें, सॉफ्ट आयरन में। अगर स्टील होता तो हो सकता था कि 10 जूल देते, तो अब यहाँ से यहाँ होता, फिर यहाँ से यहाँ होता, समझ रहे हो। तो उस केस में ये एनर्जी किससे लेगा, जो हम इनपुट इनपुट दे रहे हैं उसी से लेगा, समझ रहे हो ना। तो इनपुट मान लो कि हमने दे दिया 100 जूल पर सेकंड दे रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस में लॉस हो जाए, कुछ इसमें लॉस हो जाए, तो आउटपुट क्या होगा, और कम होता चला जाएगा। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन करते हैं ताकि ये इजिली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इजिली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन लगाते हैं। ठीक है, इसका रीजन भी है आगे, चलो ठीक है। उसके बाद में है एनपी के, एनपी और एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिवन है। ठीक है, तो एक हम ट्रांसफार्मर ऐसे ही बना देते हैं। ये कौन सा टाइप है, अब तो सब समझ ही लिए हो। ये है तुम्हारा प्राइमरी, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, और यह सेकेंडरी तो एनएस है। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब वर्किंग लिखो, ये वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है तो ये सब तुम लिख लो। और वही चीज़ मैं लिखाऊंगा कि जैसे इसमें एसी करंट हम फ्लो करा रहे हैं, तो सम टाइम में करंट क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये तो जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे भी पास होगा, जो इससे पास होगा। तो यहाँ पे करंट टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसका भी फ्लक्स और इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें और इसमें दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ में होगा, इसमें जो होगा उसको हम क्या, या बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसमें जो होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, चलो लिखो, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वर्किंग लिखना, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्राइमरी comma an alternating magnetic flux linked with applied to primary comma an alternating magnetic flux links with secondary and
an EMF induced in it when an alternating voltage is applied to primary, comma, an alternating magnetic flux linked with secondary and an EMF induced in it। ठीक है, लिखो पैराग्राफ चेंज के लिए क्या, कंसीडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, तो हम तो आइडियल ही पढ़ेंगे, रियल तो पढ़ेंगे नहीं। रियल तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा ही नहीं होता है, उसके बॉक्स के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। ठीक है, तो हम जस्ट एलिमेंट्री नॉलेज, बेसिक प्रिंसिपल क्या है यही पढ़ना हमको। ठीक है, क्या मैंने होता है प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट ये तो आइडिया है, एलिमेंट्री आइडिया है, उसके अंदर जब खोलोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। ठीक है, देखो इन विच, लिखो कंसीडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, consider an ideal transformer in which the primary has negligible resistance, and all the flux in core, yes, all the flux in core links with both primary and secondary windings, all the flux in the core links with primary and secondary windings, ये हमने क्या लिखा है यहाँ, देखो हमने लिखा है कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस क्या लेंगे हम, नेग्लिजिबल लेंगे, और दूसरा हमने लिखा है कि अगर एक टर्न का, इसके एक टर्न का फ्लक्स फाई है तो इसके भी एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। यानी कि हम ये जूम कर रहे हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलेगा वो सारा का सारा इसी से जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर इससे मान लो कि 1 बिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है तो यहाँ उससे भी 1 बिलियन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे लास्ट में मैं लिखाऊंगा। ठीक है, तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं जिसमें प्राइमरी का रेजिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेग्लिजिबल लेंगे, क्योंकि हमको जो ट्रांसफार्मर ले लेना है 100% इफिशियंट लेना है। ठीक है, 100% इफिशियंट का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे 50 जूल पर सेकेंड अगर यहाँ पे हम सप्लाई करें तो यहाँ पे 50 जूल पर सेकेंड ही बाहर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगा और फ्लक्स लीकेज नहीं होगा। यानी कि इसके एक टर्न का फ्लक्स हाई है तो इसके भी एक टर्न का फ्लक्स क्या होगा, हाई ही होगा। दैट मीन्स जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर होगा वो सभी का सभी इसी से अंदर होगा, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में चलो लिखो, लेट फाई बी द फ्लक्स, let phi be the flux in each turns of core at time t। किसी टाइम t पे इसके एक टर्न्स का फ्लक्स फाई है तो इसके भी एक टर्न्स का फ्लक्स क्या है, फाई है। ठीक है, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे। ठीक है, अब यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है। तो देखो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो कि एक्साइपी है और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्साइएस है, तो एक्साइपी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। इसमें एन टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं और एक सभी टर्न्स का फ्लक्स क्या है, फाई है, तो टोटल टर्न्स का कितना हो जाएगा, एन फाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा एक्साइएस होगा और माइनस एन एस डी फाई बी अपॉन में डी टी। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया, इसको इक्वेशन हमने 2 कर दिया। चलो इतना नोट करो। इसको बोलेंगे बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो होगा उसके किसके चलते होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड
डिवाइडेड फर्स्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक जाई एस अपॉन में एक जाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस अपॉन में एन पी। और ये तुमको फॉर्मूला याद रखना है। इसको इक्वेशन हमने 3 कर दिया। इफ 100% efficient, that means output power is equal to input power। आउटपुट पावर इक्वल टू क्या होगा, इनपुट पावर, और पावर इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू वी। तो एक जाई एस आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जाई पी इंटू आई पी। ठीक है, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, एक जाई एस अपॉन में एक जाई पी इक्वल टू आई पी आई एस। इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। और इसको भी याद रखना है और लिख देते हैं फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4। तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइंड, एक जाई एस अपॉन में एक जाई पी इक्वल टू एन एस एन पी आई पी अपॉन में आई आई एस। और ये तुमको मेन फार्मूला हो गया जिसको याद करना है, इसको भी याद करना है जो भी इनबॉक्स किया। सुन लो एक चीज़ पहले सुन लो, ये कंडीशन कब आया, एक कंडीशन हमने कब लिया, कब आया, जब प्राइमरी का रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है और देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, यानी कि इसके एक टर्न का फ्लक्स फाई है तो इसके भी एक टर्न का फ्लक्स फाई है। उस कंडीशन में ये फार्मूला आया। ये फार्मूला कब आया, जब ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंट है, यानी कि कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। समझ रहे हो ना। तो कभी कभी पूछता है कि ट्रांसफार्मर 80% इफिशियंट, तो फिर वो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे कि कैसे उसको करना है, ठीक है। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। हो गया सबका। उसके बाद में तो मेन हमारा फार्मूला अभी आया था, एक जाई एस अपॉन में एक जाई पी इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी इक्वल टू आई पी आई एस, यही फार्मूला है। और इसमें एन एस अपॉन में एन पी को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। देखो एन एस अपॉन में एन पी इज कॉल्ड ट्रांस रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांस रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो। रेशियो, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। उसके बाद में लिखो इफिशियंसी, बस हो गया। ट्रांसफार्मर का यही है जो हमको करना पड़ता है, इतना ही। अब जो मैं करा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल बनाते समय कराओगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा, बस हो ही गया, आज खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद में लिखो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर।
उसको ईटा से डिनोट करते हैं, और ये होता है आउटपुट चलो लिखो आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। इफिशियंसी और परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि 80% इफिशियंट होता तो हम क्या करते हैं, तो हम सुनो सुनो तो कर देते इफ, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, इफ ट्रांसफार्मर इज 80% इफिशियंट होगा तो ईटा इक्वल टू कितना हो जाता है 0.8, तो 0.8 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं आउटपुट पावर, यानी कि एक जाई एस आई एस अपॉन में एक जाई पी आई पी। तो उस केस में अभी जो हमने ये फॉर्मूला नहीं आता तो ये कुछ और आता, समझ रहे हो ना, तो ये कुछ और आ जाता। चलो उसके बाद में ट्रांसफार्मर तो हमने पढ़ा दिया, समझ गए। अब लिखो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने बताया था कि दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप और एन स्टेप डाउन। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला ये भी लिखना, ठीक है ना। अब लिखो स्टेप अप फॉर्मर। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल। लिखो इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर number of turns of secondary is greater than that of primary। और इससे क्या फायदा होगा, ये मान लो कि एनपी है और ये तुम्हारा मान लो कि एनएस है, ठीक है। तो देखने में ही लग रहा है कि एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, दैट मीन्स एनएस अपॉन में एनपी इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, तो अभी हमने लिखा था एक जाई एस अपॉन में एक जाई पी इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी इक्वल टू आई पी अपॉन में आई एस। ए ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो एक जाई एस अपॉन में एक जाई पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट एक जाई एस इज ग्रेटर देन पी। समझ रहे हो, यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ाना है वो डिपेंड करेगा कि हमको जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग एनएस और एनपी हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो जाएगा आई पी अपॉन में आई एस इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई पी ग्रेटर देन आई एस। तो वोल्टेज बढ़ गया, करंट कम हो गया। तो लिखो इन दिस ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज स्टेप्ड अप बट करंट रिड्यूस्ड।
अब इसका रीजन बताओ कि वोल्टेज बढ़ाने पे वोल्टेज इज स्टेप्ड अप बट करंट रिड्यूस। वोल्टेज स्टेप अप लेकिन करंट रिड्यूस्ड। इसका रीजन बताओ कि वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट कैसे बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो सेकेंडरी में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, स्टेप अप लगा दिया तो यहाँ तो वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट कम हो गया, ऐसा क्यों? सोच के बताओ, कुछ सोच देखो, यहाँ पे यहीं पे है। इन्वर्स क्या हो गया? तो देखो यहाँ पे तो टर्न्स बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, ठीक है, समझ गए? ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी को क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो ज़्यादा कर देते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और करंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? चलो ठीक है। उसके बाद में लिखो स्टेप डाउन, जस्ट इसी का अपोजिट लिखाएंगे। डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें कौन बड़ा है, किसका टर्न ज़्यादा है, एनपी का या एनएस का? एनपी का। तो इस केस में क्या होता है, एनएस इज लेस देन एनपी, ठीक है। तो एनएस अपॉन में एनपी कितना हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। इस केस में ट्रांसफार्मर रेशियो क्या हो गया, कम, लेस देन 1 हो गया। तो फिर यहाँ से देखो, तो यहाँ पे हम लिखाए थे एक्जाई एस अपॉन में एक्जाई पी इजकल टू एन एस अपॉन में एन पी इजकल टू आई एस अपॉन में आई पी, ठीक है। ए लेस देन 1 है तो ए भी लेस देन 1 होगा, तो ए भी लेस देन 1 होगा। आई पी अपॉन में आई एस, ठीक है। तो ए लेस देन 1 है तो ए भी लेस देन 1 होगा, तो एक्जाई एस अपॉन में एक्जाई पी लेस देन 1, दैट मीन्स एक्जाई एस इज लेस देन जाई पी। सिमिलरली आई पी अपॉन में आई एस इज लेस देन 1, तो आई पी लेस देन आई एस। तो इसमें करंट क्या हुआ, वोल्टेज क्या हुआ, रिड्यूस हो गया लेकिन करंट इंक्रीज कर गया। चलो लिखो, वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन बट करंट इंक्रीज्ड। तो स्टेप अप का यूज कहाँ पे करते हैं, क्या कहाँ पे यूज करेंगे, जब वोल्टेज बढ़ाना हो, और स्टेप डाउन के कहाँ पे करेंगे, घटाना हो, वोल्टेज कम करना हो, ठीक है। जैसे घरों में, हम हमारे घरों में जो सोसाइटी में लगा होता है वो क्या होता है, स्टेप डाउन लगा होता है। अब मेट्रो में चले जाओ या कहीं पे जहाँ पे गामा रे प्रोड्यूस किया जाता है, वो कौन सा, जहाँ पे क्या, तो स्टेप अप जिस मेट्रो में यूज होता है, मेट्रो का जो वहाँ पे पावर सब स्टेशन होता है वहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, या जहाँ पे गामा रे, वो कौन सा कैंसर के इलाज में कौन सा थेरेपी करते हैं, कीमोथेरापी, वहाँ पे हाई वोल्टेज का ज़रूरी होता है,
वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्सरे लार्ज स्टेप पे लार्ज एक्सरे प्रोड्यूस करना होता है, वहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरी होता है, किलो वोल्ट में, वहाँ पे हम स्टेप अप लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, भाभा रिसर्च सेंटर में हम लगाएंगे स्टेप्ड अप ट्रांसफार्मर। कोई रिसर्च वर्क करना हो, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरी हो, तो वहाँ पे स्टेप अप लगाते हैं। स्टेप घरों में, जहाँ पे हाँ, घरों में और कहीं होता होगा जहाँ पे वोल्टेज लो जरूरी होता होगा। लिखो, हो गया, नेक्स्ट हो गया। उसके बाद में लिखो इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर, इन एक्चुअल और रियल ट्रांसफार्मर, इन एक्चुअल और रियल ट्रांसफार्मर इन एक्चुअल और रियल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अभी हमने कौन सा ट्रांसफार्मर पढ़ा था, आइडियल ट्रांसफार्मर। उसमें हमने ये जूम किया था कि कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं था, रेजिस्टेंस जो हम ले रहे थे उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ले रहे थे, ठीक है। तो चलो लिखो, फर्स्ट में लिखो फ्लक्स लीकेज। इसका फर्स्ट रीजन है क्या, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स, तो मैं समझा देता हूँ, बुकलेट में लिखा हुआ तो। हाँ, फ्लक्स लीकेज, अभी जैसे मैं बताया, सुनो, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इमर्ज होगा वो सभी का सभी इससे नहीं आएगा, कुछ ये बीच में जो एयर गैप है इसके थ्रू चला जाएगा, है ना। तो एक टर्न का, इसके एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड फाई है, तो इसके एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड फाई नहीं होगा। ये रियल में देखो, मैं पढ़, देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज। जैसे ये कौन सा टाइप है, और सेल टाइप बना देंगे तो उसमें फ्लक्स लीकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर हम करते हैं ऊपर, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, दैट इज ऑल द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी नॉट पासिस थ्रू सेकेंडरी ड्यू टू एयर गैप इन द कोर। एयर गैप के चलते नहीं होगा। अच्छा, इट कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि फ्लक्स लीकेज को हम रिड्यूस्ड कर सकते हैं बाई वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अनदर, यानी कि सील टाइप में, ठीक है। फ्लक्स लीकेज को हम कम कर सकते हैं, इसमें एक के ऊपर दूसरा हम कर दे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, हमने क्या लिया, उसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दिया, हमने लिखाया था द वायर यूज फॉर वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस एंड एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, ठीक है। दिस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। थिक वायर हम कर देते हैं तो यूज कम कम क्यों हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसमें हीट प्रोड्यूस कम हो जाएगा, ठीक है। एडी करेंट, अच्छा, एडी करेंट तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो एडी करेंट और हिस्टेरिसिस दोनों टॉपिक से डिलीटेड है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक टॉपिक है एडी करेंट, पिछले चैप्टर इंडक्शन का, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि किसी कॉइल में अगर हम फ्लक्स चेंज कर रहे थे तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था, या कोई एक रॉड मूव कर रहा था या रोटेट कर रहा था तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा था, यही हमने दो पढ़ा। लेकिन थर्ड होता है एडी करेंट। अगर जैसे मान लो कि ये क्या है, ये कोई मान लो कि मेटल प्लेट है और इतना ही स्टेबल पे ही मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं या बाहर ले जाऊं तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसको हम एडी करंट बोलते हैं। जैसे कोई मेटल, बल्क मेटल हुआ, सीट हुआ, डिस्क हुआ, उसमें फ्लक्स चेंज करें और उसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट तो पढ़िए लिए हो, जो वायर में होता है, लूप में होता है, ठीक है। तो देखो, द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एडी करंट इन द कोर, आयरन कोर, एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये क्या है, आयरन कोर है, तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते इसमें भी करंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट, और एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और फोर्थ में है
हिस्टेरिसिस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, जैसे अभी हमने समझाया था सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं कि जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फ्लैश है तो जितने भी डोमेन है सबका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। फिर सम हाफ साइकिल के बाद में मैग्नेटिक फ्लैश है तो जितने भी डोमेन है सबका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये अपने आप नहीं होगा, उसको हमको एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी किससे लेगा? जो प्राइमरी है उससे। तो इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं ताकि उसका वो इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। ठीक है, ये दोनों कट चुका है। अच्छा, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, अब नेक्स्ट है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। समझ गए ना? तो एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएगा। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर लिखो, लिख लो, हेडिंग लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ फिर उसके बाद में। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इन लॉन्ग डिस्टेंस, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो, जैसे हर टाउन में तो पावर स्टेशन नहीं होता है। जैसे दिल्ली बहुत बड़ा टाउन है, मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे पावर स्टेशन है। यहाँ पे कितने पावर स्टेशन है? एक एक यमुना बैंक, रिठाला में नहीं, बावाना में है, एक बावाना में है, नहीं एक वहाँ पे बावाना में है, और एक वहाँ पे है ना प्रगति पावर स्टेशन, लंबे लंबे पिलर जहाँ पे पावर प्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, वो एक बावाना में है। सुनो सुनो, बावाना में है, और एक इधर है प्रगति पावर स्टेशन है, यमुना बैंक के आसपास कहीं पे है। ठीक है, सर जो रिठाला के साइड में यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, लगता है जैसे वहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे बहुत अजीब ना इलेक्ट्रिक बड़े बड़े क्या कहते हैं बॉक्स टाइप होते हैं, यहाँ पे शायद से पावर नहीं तो कोई स्टेशन होगा। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। जैसे ये समझ लो, हमारा पर्पस ये चीज़ है कि बताना, जैसे मान लो कि सोनीपत, वहाँ पे तो कोई पावर स्टेशन है नहीं। चाहे मान लो कि गाजियाबाद है, चाहे कोई छोटा टाउन है, वहाँ तो पावर स्टेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से वहाँ पे पावर बाई वायर ले जाते हैं, है ना? पिलर लगा होता है, देखे हो? हाँ, ले जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे पावर स्टेशन है, ये क्या है? पावर स्टेशन। तो यहाँ से वायर हम ले जाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप अप लगा देते हैं ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के फिर यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस हम ले गए यहाँ पे, इस सब स्टेशन होता है जहाँ पे सब स्टेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन लगाते हैं, और फर्दर सोसाइटी में ले जाते हैं और वहाँ भी स्टेप डाउन लगाते हैं, और तब घरों में सप्लाई करते हैं। ऐसे पावर स्टेशन के पास ही हम क्या लगाते हैं, स्टेप अप लगाते हैं। स्टेप अप क्यों लगाते थे? यहाँ तो एक तो और यहाँ पे तो ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको और हाई हमने कर दिया। वोल्टेज कैसे कम हो जाएगी? पावर लॉस होता है, वोल्टेज कम से कम हो जाएगी। सुनो, अच्छा अच्छा, तो स्टेप अप हमने क्यों लगा दिया, इसका क्या पर्पस है? स्टेप डाउन लगाना चाहिए या कुछ भी नहीं लगाना चाहिए? तो यहाँ पे स्टेप अप लगा देंगे तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको थिक वायर लगाते हैं, रेजिस्टेंस भी कम, तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से अगर सोनीपत भेजना है, सप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हीट लॉस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप अप लगाते हैं ताकि करंट कम हो जाए और यहाँ पे हीट लॉस कट डाउन हो जाए। ठीक है, फिर जैसे अब सोनीपत में एक नहीं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से हम ले जाके, और हर टाउन में एक सब स्टेशन होता है,
हर टाउन में एक सब स्टेशन होता है छोटे टाउन में, और सब स्टेशन पे ले जाके यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसको कम करते हैं। और फिर सोसाइटी में जो है ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप डाउन, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या 220, यहाँ पे हम 220 वोल्ट करके घरों में सप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज डन विथ द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। एट द पावर स्टेशन वोल्टेज इज स्टेप्ड अप सो दैट करेंट इज रिड्यूस्ड एंड हीट लॉस इज कट डाउन। समझ गए, यहाँ पे हमने स्टेप अप लगा दिया ताकि करंट इंक्रीज हो जाए और हीट कम हो जाए। ठीक है, इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू सब स्टेशन नियर द कंज्यूमर। अब लॉन्ग डिस्टेंस ले गए सब स्टेशन पे। ठीक है, एट सब स्टेशन स्टेप वोल्टेज इज स्टेप डाउन, द वोल्टेज इज फर्दर स्टेप डाउन टू 220 वोल्ट बिफोर पावर सप्लाई रीचेज आवर होम्स। समझ गए, तो सब एक टाउन में क्या होगा, सब स्टेशन बनाते हैं, पावर स्टेशन से वहाँ पावर लाते हैं, और उसके बाद में डिफरेंट सोसाइटी में भी सब स्टेशन लगा के हम तो उसको क्या करते हैं, उसको 220 पर करके सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फिगर में देखो, बुकलेट में देख लो। यूज में देखो, यूज अच्छा देख लिए, उसमें बनाया हुआ है फिगर। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो 42, पेज नंबर 42, प्रेफरिंग यूज ऑफ एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज। हम जैसे ज़्यादातर एसी वोल्टेज यूज करते हैं, डीसी वोल्टेज क्यों नहीं यूज करते हैं, बताओ क्या। तो अभी बताया अभी हमने बताया कि एसी को हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जैसे 10,000 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, हम उसको 20,000 बना सकते हैं, उसको हम 500 बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन डीसी को ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम कर सके। करंट अगर एक सर्किट है सीरीज में लगा हुआ तो करंट कैसे कम हो जाएगा, तो वोल्टेज तो सेम रखोगे। चलो ठीक है, देखो, द मेन रीजन फॉर प्रेफरिंग यूज ऑफ एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज इज दैट AC voltage can easily and efficiently converted into one voltage to other by use of transformer। जैसे हमको रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे अभी हमने क्या किया, करंट को यहाँ पे घटा दिया, करंट को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, करंट को रिड्यूस कर दिया, जिससे हीट लॉस क्या हो गया, कम हो गया। अगर डीसी सर्किट डीसी होता तो हम कुछ नहीं करते, जितना होता उतना ही करते। ठीक है, यही सब रीजन है, बस समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। एकदम बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बताओ, इसका भी यूज है, मेट्रो में जाते हो या कहीं बहुत बड़ा दशहरा फंक्शन होता है या मेट्रो एयरपोर्ट पे जाते हो तो एक गेट बना होता है जिससे होकर अंदर होना होता है। गेट में क्या होता है, आयरन डिटेक्शन का कुछ होता है। अच्छा ये बुकलेट में क्वेश्चन, बुकलेट में पेज नंबर खोलो 33। अच्छा पेज नंबर 33 खोलो। तुमको भी जो होता है कि तुमको भी उसी से होकर जाना होता है, कि गेट बना होता है नहीं जिसके थ्रू होकर जाना होता है। अच्छा देखो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो क्वेश्चन 33 दिया हुआ, एट एन एयरपोर्ट ए पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ द मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजन इफ ही और शी इज कैरिंग एनीथिंग मेटल मेड ऑफ मेटल द मेटल डिटेक्टर emits sound on which principle does the detector works।
वो तो होता है जो बॉक्स टाइप का होता है जिसमें हम कोई लगेज डालते हैं उसमें। तुमको जाते हो मेट्रो में तो नहीं एक बना होता बॉक्स टाइप का जिससे होकर जाना होता है। हाँ तो बताओ क्या होता है, क्या लगा होता है उसमें? उसमें तुम अगर मेटल का सामान कुछ भी लेकर जाओगे तो उसमें साउंड होने लगता है, ऐसा क्यों? क्या? नहीं देखो, सुनो सुनो मैं बताता हूँ। उसमें जो डोर में होता है ना, मेनी टर्न्स वायर लगा होता है, जस्ट लाइक ए इंडक्टर, एक एज ए इंडक्टर। तो इंडक्टर में अगर कोई मेटालिक चीज लेके, अगर इंडक्टर है एयर तो उसका इंडक्टेंस समथिंग है, अगर कुछ उसमें मेटालिक चीज फिल कर देते हो तो उसका इंडक्टेंस सेम रहता है या चेंज होता है? चेंज हो जाता है, वही चीज है उसमें। इंडक्टर जस्ट लाइक एक एज ए इंडक्टर, तुम मेटल लेके जाओगे तो उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाएगा तो उसमें अलार्म बज जाएगा कि इसके अंदर इसका क्या सीजर। कुछ भी मेटल का ले जाओगे, कुछ भी मेटल का ले जाओगे तो क्या करोगे उससे? आवाज नहीं होता, एकदम हो नहीं सकता। अच्छा चलो छोड़ो उस, वो सब डिस्कस नहीं, समझ गया ना? तो वही बना होता है, उसमें मेनी टर्न्स ऑफ वायर लगा होता है। जैसे तुम जाओगे जाओगे उससे होकर जाओगे तो क्या होगा? उसका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा तो उसमें साउंड इमिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कराएं और क्यों? एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो चलो बुकलेट पे देखो तुम, 43। चलो चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 43 बुकलेट पे में देखो, 43 पेज नंबर 43। अच्छा चलो तो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ इसको, ठीक है? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा सुनो, तुम लोग को क्या आना है, ये जैसे इसके क्वेश्चन पूरा ट्राई करके रखना है, एकदम बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है? पीवाई क्यू कराएंगे।